हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योग्राफी 12th की एनसीईआरटी जो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी है उसका पहला चैप्टर समझेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो इस वीडियो देखने का ये फायदा होगा आपको कि पहली बात, ये वीडियो शॉर्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसमें मैंने मोस्टली सारे टॉप मैंने एक नोट बनाया है जिसमें मैंने मोस्टली सारे चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते भी नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मोस्टली जितना कोशिश किया उतना इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट लेने की कोशिश करी। आप देखेंगे तभी ये 9 पेज बन पाए हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली, और जो मुझे नहीं लगा वो मैं आपको बता भी दूंगा कि इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो इसका मैंने पेज बाइज पेज लिखा है कि किस पेज में हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो ये पहला चैप्टर 1 है, इसका ये वाला पेज है, ये चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें और एक चीज और है, इस एनसीईआरटी में कुछ डाटा पुराना दिया गया है जो उन्होंने अपडेट समय के साथ होता है बट अपडेट नहीं किया है। तो मैंने नया डाटा पूरा गूगल से सर्च करके आपके सामने नया डाटा पेश किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इन्होंने ये लिख रखा है कि इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। बट अगर रिसेंट हम लोग पता करेंगे तो इंडिया आगे निकल चुका है चाइना से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वो डाटा भी मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में क्या है, पहला, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड सरपासिंग चाइना। इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को। इंडिया की करंट पॉपुलेशन जो मैंने अभी चेक की है, इंडिया की 142.86 करोड़ है, चाइना की 142.56 करोड़ है। ठीक है, अब लार्ज पॉपुलेशन होने का प्रॉब्लम क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन प्रेशर पुट करता है रिसोर्स पे, क्योंकि अगर हमारे जो रिसोर्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो लिमिटेड होते हैं। तो हम लोग जितनी ज्यादा हम लोग की पॉपुलेशन होगी उतना ही उन रिसोर्सेज पे प्रेशर पुट होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। हम लोग इस चैप्टर में ये सब चीजें, इनके पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन का, डेंसिटी का, ग्रोथ का और कंपोजिशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब इसके बाद है सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। अब जो पॉपुलेशन का हमारे पास डेटा आता है उसका सोर्स क्या है, ये आता कहाँ से है। तो पॉपुलेशन डेटा इंडिया में हर 10 साल में कलेक्ट किया जाता है। पहला सेंसस इंडिया में हुआ था 1872 में, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। कंप्लीट सेंसस इंडिया में हुआ था 1881 में। लास्ट सेंसस इंडिया में हुआ है 2011 में, और अगला सेंसस होना था 2021 में। हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था। अब अपने जो जनरल लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं उसके बाद होगा। इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है। इवन इन सेंस मतलब हर स्टेट में, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन है, किसी स्टेट में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, अब पॉपुलेशन रैंक वाइज क्या है, स्टेट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में। करंट ये स्टेटस ये है। ये हमारा हो गया है पेज 1 कंप्लीट। पेज 1 में इतनी चीजें समझने को आई। ठीक है, पेज 2 में दिया है ग्राफ। पेज 2 में ये देखिए, आप ग्राफ दिया है, इसमें बस ये समझना है कि एक डॉट में 20,000 लोग पर पर्सन दिखाए गए हैं इसमें। मतलब आप देखेंगे अगर जो ये डॉट है, जो पास में, जो ये डॉट्स पास में है, उसका मतलब ये है उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है उस एरिया में, और बाकी जगह जहाँ दूर दूर है वहाँ डेंसिटी कम है। तो ये इन्होंने ग्राफ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 में हम लोग को क्या क्या समझने को मिलता है मेन इसमें। पेज नंबर 3 में ये समझाना है, इन्होंने बोला है कि कुछ स्टेट जो हैं जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब हुई, इनकी अगर मिलाएं तो ये जो अपनी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 76% है। लेकिन कुछ स्टेट हुई जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र, ये 0.98% है। आंध्र प्रदेश में 11% है, उत्तराखंड 0.83% है। जबकि इनका जोग्राफिकल एरिया ज्यादा है, मतलब इनका एरिया ज्यादा है लेकिन इनके पास पॉपुलेशन कम है। इसका रीजन क्या है, इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, उन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, फिजिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लाइमेट एंड टेरेन अलोंग विद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिटरमाइन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप सपोज करो कुछ एरिया में जहाँ पे क्लाइमेट खराब है, जिसका टेरेन खराब है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ियां हैं, तो वहाँ पे, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी कम है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया प्लेन्स जो हैं, कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और हिमालयास और नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न स्टेट।
मतलब हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इनमें पॉपुलेशन कम होती है और नॉर्थ ईस्ट प्लेन में ज्यादा पॉपुलेशन होती है। उसका रीजन वन ऑफ द फैक्टर है क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करता है, क्योंकि आप देखोगे हिमालय साइड में हिमालयास होते हैं, क्लाइमेट वहाँ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्लाइमेट इन सेंस मतलब क्लाइमेट जो हमारे अन अन नेचुरल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो इन सेंस वहाँ पे होता है, ठीक है। पॉपुलेशन अनइवन का वन फिजिकल फैक्टर होता है। फिर अब ये भी कहा गया है कि हम लोग ने अब थोड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट भी हुआ है, ठीक है। हम लोग का इरिगेशन डेवलप हो गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया है। तो जहाँ पे पहले पॉपुलेशन थिनली पॉपुलेटेड थी, मतलब जहाँ पे पहले पॉपुलेशन कम थी, अब इन सब चीजों के कारण वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो पहले राजस्थान में जब इरिगेशन नहीं होता था तो वहाँ डिजर्ट एरिया है, तो लोग वहाँ पे नहीं रह पाते होंगे एग्रीकल्चर, बट अब वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बढ़ गया है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ अच्छी, हाँ, पहले की कंपैरिजन में अच्छी है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब पॉपुलेशन इन चीजों पर भी डिपेंड करती है, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे, ठीक है। अब अब क्या है, सब इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स इन्होंने बताए, इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इन सब फैक्टर्स पे भी हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, ठीक है। अब सपोज करो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अब जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी होंगी, ठीक है, तो लोग वहाँ रूरल एरियाज के लोग वहाँ पे माइग्रेट करके आएंगे, तो वहाँ की जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर में आता है। अब जैसे ये बोला है कि जैसे अर्बन रीजन ऑफ दिल्ली और मुंबई कोलकाता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है। इसके बाद आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया की डेंसिटी है, इसमें डाटा एनसीईआरटी में पुराना दिया गया है, मैंने नया डाटा निकाला है। इंडिया की 473 पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है 2021 में, जो 10वीं रैंक थी, 10वीं रैंक है वर्ल्ड में। और 2001 में 313 थी, जो रैंक 3 थी वर्ल्ड में। और डेंसिटी का स्टडी इंक्रीज हुआ है लास्ट 50 डिकेस में, और 200 पर किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब जैसे नॉर्थन स्टेट में बेस्ट बेस्ट वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी की हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की। सदर्न स्टेट में केरला, तमिलनाडु में हाई डेंसिटी है। हिल स्टेट ऑफ हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में डेंसिटी कम है। अब इसमें आसाम को एक्सक्लूड कर दीजिए तो हम हिमालय की हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार को छोड़ के हाई डेंसिटी है हर जगह, ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया, हमने फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये सब समझ लिए पॉपुलेशन के क्या होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पेज 3 खत्म कर दिया। पेज 3 में इतना ही डाटा था, इतनी चीज थी। पेज 4 में हम लोग को एक ग्राफ दिया है, एक डेंसिटी ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या समझाया गया है कि जहाँ पे इन्होंने ग्राफ को थोड़ा डार्क किया हुआ है वहाँ पे डेंसिटी इंडिया में 1201 से ज़्यादा है, या थोड़ा लाइट किया गया है वहाँ 100 से कम है। तो बस हम लोग को थोड़ा ये देख लेना है ग्राफ की कहाँ कहाँ डेंसिटी, ये थोड़ा आपको आपको देख लेना। यहाँ पे डेंसिटी समझाई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग को बताया गया है, पेज 5 पे। पेज पेज 5 पे आते हैं तो एक होता है अपना फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। मतलब नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है उतना फिजिकल लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को बोया जाता है और क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद होती है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी कहते हैं टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। ये न्यू नहीं, नेट कल्टीवेटेड एरिया हो, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन जो इसके न्यूमरेटर में इससे क्या बोल, इसमें क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आते हैं कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फैमिली मेंबर्स। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में 3 लोग आते हैं, कल्टीवेटर्स जो होते हैं, जो लेबरर होते हैं, और उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में क्या कितनी चेंज इन पॉपुलेशन हुई है, कितने चेंज इन नंबर हुए। जैसे सपोज करो आज आज से 1 साल के बाद हम चेक करते हैं कि यूपी में क्या ग्रोथ हुई है, तो चेंज इन पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल देखेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है नेचुरल कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट एनालाइज किया जाता है बाय एसेसिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब एक जगह का बर्थ रेट क्या है, एक जगह का डेथ रेट क्या है। दूसरा फैक्टर होता है इंड्यूस्ड फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ इनवर्ट एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स।
इनवर्ट एंड आउटवर्ड मूवमेंट मतलब हम समझ सकते हैं सिर्फ माइग्रेशन से। मतलब अगर किसी जगह लोग आते हैं तो उसे बोलते हैं इनवर्ड माइग्रेशन, किसी जगह से लोग जाते हैं तो उसे बोलते हैं रूरल माइग्रेशन, सॉरी, जो जाते हैं आउटवर्ड माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट होते हैं, एक नेचुरल एक इंड्यूस्ड, ठीक है। करेंट एनुअल ग्रोथ रेट है जो उसमें थोड़ी एनसीईआरटी में कुछ और दी थी, मैंने अभी चेक की है, ये है 0.1%। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम होता है टाइम टेकन बाई पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट अ करेंट ग्रोथ रेट। मतलब सपोज करो इंडिया की पॉपुलेशन अभी एक्स है, कुछ समय के बाद उसकी कुछ सालों के बाद 2x हो जाती है, तो उस वो जो टाइम होगा कितने टाइम में होती है, वो होता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद है डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ होती है, इसे कैलकुलेट करते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। P1 होता पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर, P2 होता पॉपुलेशन ऑफ करेंट ईयर, मतलब जिस ईयर से हम लोग को करना है प्रेजेंट ईयर वो P2 में रखते हैं, और बेस ईयर जिस ईयर से हम लोग नाप रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पेज 7 पे आते हैं, इस वाले पेज में भी इतना ही था, पेज 6 और ये वाला पेज 7। तो पेज 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पेज 7 में हम लोग की ग्रोथ हम लोग ने 4 फेज में समझाई है 4 फेज ऑफ ग्रोथ दिए गए हैं। पहला फेज है 1901 से 1921 में। इस फेज को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेशनरी और स्टैग्नेंट ग्रोथ फेज इन इंडिया। यहाँ मतलब इस समय जो ग्रोथ थी वो स्टेशनरी थी इंडिया की, ग्रोथ रेट वाज लो, ग्रोथ रेट कम थी, और 1911 से 1921 तक भी हम लोग इसे निगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। फिर बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज हाई और रेट ऑफ इंक्रीज लो था, ठीक है। मतलब 1901 से लेके 1921 तक बर्थ रेट भी हाई था, लोग ज्यादा पैदा भी होते थे, और डेथ रेट भी हाई था। तो नेट रेट ऑफ इंक्रीज कम था। तो मतलब एक स्टेशनरी फेज था जहाँ बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था, तो नेट स्टेशनरी जो नेट था वो लो था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उस समय यार हेल्थ और मेडिकल सर्विस नहीं होती थी, लोग इलिटरेट भी थे, और इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और अदर बेसिक नेसेसिटीज, ये 3 रीजन थे उस समय के डेथ रेट, उस समय का ग्रोथ रेट जो था स्टेशनरी का। फिर उसके बाद दूसरा फेज आता है 1921 से 1951 तक का। ये जो था ये है स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और इसमें इंप्रूवमेंट, इस पीरियड में इंप्रूवमेंट हुआ किसमें? हेल्थ एंड सैनिटेशन, जो मॉर्टेलिटी रेट को कम, जिसने मॉर्टेलिटी रेट को कम किया, ठीक है। इस फेज में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़ा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फूड का था वो भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। और बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट देन प्रीवियस फेज। इसमें इस फेज में बर्थ रेट बढ़ा। बर्थ रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि हम लोग ने ऊपर हेल्थ और सैनिटेशन में इंप्रूव किया, जिससे हमारा वी हैव ब्रॉट द मॉर्टेलिटी रेट डाउन, दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड, ठीक है। Now, third phase was from the phase 1951 to 1981. This phase was called as the population expulsion phase of India. Population expulsion means that there is a blast of population in India. ठीक है? So in this phase, there was a rapid fall in mortality rate and high fertility rate. Average annual growth rate was 2.2%. There was an improvement in living condition of people due to increase in economy, and there was also improvement in the increase in international migration contributed to the high growth rate. इस फेज में क्या था, पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी। उसका रीजन क्या था कि लोगों की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी क्योंकि इस समय देश अपना आज़ाद हो गया था, तो जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश जो आप लोग को लूट रहे थे, तो आप लोग की नई सरकार आई तो हम लोग का इकोनॉमी पे काम हुआ। तो जब इकोनॉमी इंक्रीज हुई, लोगों की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, लोगों की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, तो हम लोग का इंटरनेशनल माइग्रेशन होने लगा, लोग बाहर से भी आने लगे। तो इस समय हम लोग का इस फेज में पीरियड पॉपुलेशन एक्सपल्सन हो गया, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ी इस फेज में। एनुअल ग्रोथ रेट था इस समय 2.2%। फिर चौथा फेज आता है 1981 से प्रेजेंट, मतलब 1981 से प्रेजेंट तक का चौथा फेज आ जाता है। इसमें ग्रोथ रेट रिमेन हाई बट स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। इस फेज में ग्रोथ रेट हाई था, मतलब, लेकिन प्रीवियस के कंपैरिजन में जो ये था ग्रोथ रेट वाज स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पॉपुलेशन ग्रोथ। ये ग्रोथ रेट कम क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का जो क्रूड बर्थ रेट था वो भी डाउन, उसका भी डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसका डाउनवर्ड ट्रेंड का रीजन क्या दिया गया है? मीन एज ऑफ मैरिज, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पार्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ पीपल इन द कंट्री। इसकी वजह से हमारा जो बर्थ रेट था उसका डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया।
ठीक है। उसका बर्थ रेट का डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि मीन एज ऑफ मैरिज, पहले क्या होता था, मैरिज जल्दी हो जाती थी। ठीक है, तो हमारे में मीन एज ऑफ मैरिज, जो ही लड़का और लड़की की मैरिज का टाइम जो हुआ वो चेंज हुआ। ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंक्रीज हुई, क्योंकि हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव किया। ठीक है, तो एजुकेशन जब इंप्रूव किया तो लोगों को पता चला कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है, क्या क्या उसके क्या कितना अफेक्ट पड़ता है, तो लोगों ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई। तो इस समय इसलिए तो लोग जब अवेयर हुए चीजों को लेके, तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो हाई रहा, बट जो था स्लो होने लगा। ये नहीं कि बहुत स्पीड में ग्रोथ होने लगी। ठीक है। अब अगला टॉपिक है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें भी रीजनल वेरिएशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल इंडिया हर जगह पॉपुलेशन ग्रोथ सेम ही स्पीड से बढ़ रही हो। हर जगह हर स्टेट में अलग अलग वो है। अब स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी एंड गोवा शो लो ग्रोथ रेट नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड। जो हमारी मोस्टली ये सदर्न स्टेट्स हैं, इनमें लो ग्रोथ रेट रही है, और ये 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं की है। केरला में सबसे ज़्यादा लोएस्ट रही है 9.4%। स्टेट्स जो हमारी नॉर्थ साइड है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कंट्री, इसमें हाइयर ग्रोथ रेट रही है देन सदर्न स्टेट्स। द ग्रोथ रेट ऑन एवरेज, यहाँ पे ग्रोथ रेट रही है जिनका एवरेज है 20 to 25%। अब सोचो साउदर्न स्टेट में 20% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी, बट यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20 से 25% तक बढ़ी है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 हमने ये वाला पूरा पेज समझ लिया, चारों पेज समझ लिए। अब आते हैं पेज नंबर 8 पे, ये वाला पेज नंबर पे। ठीक है। पेज नंबर 8 में इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। आप अगर इसके बाद एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें एकदम से सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। पेज नंबर 8 में क्या बताया गया है कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो एडोलेसेंट हैं वो 10 to 19 ईयर्स हैं, और उनका शेयर बहुत ज़्यादा है। शेयर इन पॉपुलेशन ग्रोथ है उनका बहुत 22% है, जिसमें 53% मेल है, 47% फीमेल है। ठीक है। तो ये हमारे, क्योंकि हम लोग को इंडिया को यंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग की एवरेज एज जो होती है 25 to 30 के बीच में इस समय है। इसलिए ये हमारे एक पॉपुलेशन ग्रोथ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। ठीक है। अब ये एडोलेसेंट एज है, इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या फेस होते हैं? लोअर मैरिज एज, इलिटरेसी particularly in female, school dropout, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality of adolescent mother, high rate of HIV/AIDS infection, physical and mental disability, drug abuse, alcoholism। तो ये हमारे एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है उसके साथ ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब पॉलिसी टेकन बाय गवर्नमेंट टू चैनलाइज यूथ एनर्जी। अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी ली जो हमारी यूथ एनर्जी को चैनलाइज करे, सही डायरेक्शन में हम लोग की यूथ की एनर्जी को ले जाए, ना कि गलत डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये था, गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च की थी 2003 में, जिसका पर्पस था फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो ये हम नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च की थी उसके बाद। ठीक है। इट आल्सो एम्स एट रीइंफोर्सिंग क्वालिटी ऑफ, इसका एक एम ये था कि रीइंफोर्सिंग क्वालिटी ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, यूथ एम्पावरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। और दूसरा एम था कि हम लोग जो यूथ है उसके अंदर पैट्रियोटिज्म की क्वालिटी डालें और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं उनको। यूथ को एम्पावर करें कि वो डिसीजन ले पाए। ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल चाइल्ड टू प्ले पैरिटी इन मेल फीमेल स्टेटस, और गर्ल चाइल्ड पे विशेष ध्यान दिया जिससे मेल और फीमेल स्टेटस सेम आ पाए, सेम लेवल पे मेल और फीमेल स्टेटस दे पाए। अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज रीजन पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन विल बी डिस्कस्ड। अब इंडियन पॉपुलेशन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब रूरल और अर्बन की क्या कंपोजिशन है, लैंग्वेज का क्या कंपोजिशन, रिलीजन का क्या कंपोजिशन है इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है। अब पहला आता है रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। बिहार और सिक्किम में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है। गोवा और महाराष्ट्र में रूरल पॉपुलेशन हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन विलेजेस, मतलब हाफ से भी थोड़ी कम, लिटिल मतलब हाफ से भी थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है रूरल पॉपुलेशन। यूनियन टेरिटरी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट दादरा एंड नागर हवेली। यूनियन टेरिटरी में रूरल पॉपुलेशन छोट कम है, सिर्फ दादर और नागर हवेली जो है उसमें 77.1% है। ठीक है। साइज ऑफ विलेज आल्सो वेरीज। साइज ऑफ विलेज जो है हमारी वो भी वेरी करती है। लेस देन 200 पर्सन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
वेस्टर्न राजस्थान मतलब ये देखो, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विलेज का साइज है 200 पर्सन से भी कम है, और वेस्टर्न राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में 17,000 पर्सन इन स्टेट ऑफ केरला एंड महाराष्ट्र। समझ रहे हो, देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 200 पर्सन है, वेस्टर्न राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में 17,000 पर्सन, मतलब 17,000 पर्सन जो है स्टेट ऑफ केरला और महाराष्ट्र में विलेज का साइज है, और लेस देन 200% इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ, इन तीन जगह में 200 पर्सन से भी कम है। अब देख लो कितना डिफरेंस है। अब कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन रेगुलेटेड बाय डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। अब डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब लोग रूरल से अर्बन में जितना ज्यादा जाएंगे उतना कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन कम होगी। Growth of urban population has accelerated due to the enhanced economic development and improved health and hygienic condition. Considerable increase of urban population in all states and union territory indicates development of urban areas and term of socio-economic and increased rate of urban rural urban migration. अब ये बोल रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ क्यों बढ़ रही है। ग्रोथ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ की हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन अच्छी है। लोग जो होते हैं गांव साइड से शहर क्यों आते हैं, उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए, तो अर्बन साइड लोगों को इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, वहाँ पे हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन का अच्छे से लोगों का देखा जा सकता है, इसलिए लोग रूरल से अर्बन साइड आना प्रेफर करते हैं। ठीक है। Urban areas were linked with main roads, result in more migration compared to agriculture stagnant part of middle and lower Ganga plain, Telangana और irrigated western राजस्थान। अब ये कहा गया कि अर्बन एरियाज जो हैं अगर उनकी रोड से कनेक्टिविटी अच्छी है तो वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सिंपल सा है, अगर एक कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे रोड से अच्छा लिंक नहीं हो तो लोग आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वो ये इस लाइन में यही बताया गया है। ठीक है। इसके बाद है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। अब इंडिया को लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे देश में कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, लोग दुनिया भर की भाषाएं बोलते हैं। इसमें था अकॉर्डिंग टू ग्रेगरसन, ग्रेगरसन के अकॉर्डिंग मतलब एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था 1903 से 1928, उसमें बताया गया था कि 179 लैंग्वेज एंड 544 डायलैक्ट हैं इंडिया में। मतलब डायलैक्ट का मतलब होता है पार्टिकुलर वेरिएंट ऑफ वन लैंग्वेज, मतलब एक वेरिएंट है, मतलब एक लैंग्वेज है उसके कई सारे वेरिएंट्स भी होते हैं, उसे बोलते हैं डायलैक्ट। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में फाइंड किया कि 179 लैंग्वेज है, 544 डायलैक्ट है। ठीक है। और इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया देयर आर 18 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस एंड नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। मतलब 18 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज और कई नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। अब शेड्यूल लैंग्वेज क्या होती हैं? द लैंग्वेज वी आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज शेड्यूल लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज 8th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं उसको बोलते हैं हम शेड्यूल लैंग्वेज। अब देयर आर 22 लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल, वेयर द लैंग्वेज विच आर नॉट इन शेड्यूल आर नोन एज नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो जो लैंग्वेज होती है उन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल, और जो नहीं होती है उन्हें बोलते हैं नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। अब ये बोला गया जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो लोग बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं 40.42%, कश्मीर और संस्कृत बोलने वाले कम है 0.01%। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चेक फ्रॉम एनसीईआरटी टेबल। हाँ, इसमें ये था कि एक हम लोग को टेबल दी गई है, ये वाली टेबल 1.2। इसमें ये बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, फैमिली क्या है, सब फैमिली क्या है, ब्रांच, स्पीच एरियाज। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कि इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, सब फैमिली क्या है, ये आपको थोड़ा एक बार एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ यही पार्ट था जो आपको एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, बाकी सब मैंने कवर कर दिया है। अब इसके बाद है रिलीजियस कंपोजिशन। अब इंडिया में कितने सारे रिलीजन है, उनका कंपोजिशन क्या है। Hindus are distributed as major part group in many states except district of states along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu Kashmir, hill state of northeast state and scattered areas of Deccan Plateau and Ganga Plain। अब हिंदूज जो हैं, हिंदूज सबसे ज़्यादा मेजर ग्रुप, हिंदूज जो हैं सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है, लेकिन कुछ जगह हिंदूज मेजोरिटी में नहीं है, वो बताइए कहाँ है। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन। ठीक है। उसके बाद मेजोरिटी में है मुस्लिम। मुस्लिम जो है द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी में है, और ये कहाँ का कंसंट्रेटेड है, जम्मू कश्मीर में है, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। और ये मुस्लिम मेजोरिटी में है कश्मीर वैली में और लक्षद्वीप में। ठीक है। क्रिश्चियन अपने मेनली रूरल एरियाज में है कंट्री के,
इनको मेन ऑब्जर्व करते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्ट में अराउंड गोवा, केरला एंड आल्सो इन हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटानागपुर एरियाज एंड हिल्स ऑफ मणिपुर। ये आपको यार देखो, ये थोड़ी जगहें हैं, ये तो याद करनी पड़ेगी कि हिंदूज मेजोरिटी में कहाँ है, मुस्लिम कहाँ है, इसमें समझने का कुछ है नहीं, ठीक है। सिक्स अपने स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में है। जैन और बुद्धिस्ट जो है स्मॉलेस्ट एरिया ग्रुप है इंडिया में। जैन मेजर में कहाँ पे है, अर्बन एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड बुद्धिस्ट कहाँ है, महाराष्ट्र मोस्टली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, लद्दाख एंड त्रिपुरा, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, अब बताया गया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी क्या कंपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस पॉपुलेशन जो है तीन ग्रुप में डिवाइड है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। मेन वर्कर जो है वर्क फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन ईयर, मार्जिनल वर्कर लेस देन 183 डेज इन ईयर, नॉन वर्कर्स। मतलब जो मेन वर्कर होते हैं वो एक साल में कम से कम उन्हें कहा जा उन लोगों को कहा जाता है जो एक साल में 183 डे काम करते हैं। मार्जिनल वर्कर जो 183 डे से कम करते हैं, उसके बाद होते हैं नॉन वर्कर्स, ठीक है। अब अपने मेन प्लस मार्जिनल जो होते हैं वो 39% हैं इंडिया में, नॉन वर्कर्स हैं 61%, ये 2001 का डेटा है। इससे ये पता चलता है कि जो हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है और अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसके बाद होता आया वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अ मेजर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट एंगेज एक्टिविटी इन लेबर मार्केट। मतलब वो प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जो एक्टिवली लेबर मार्केट में एंगेज है, मतलब जो लोग मेनली लेबरल हैं उनको वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। अब वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हायर इन एरिया ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस नंबर ऑफ मैनुअल लेबर्स आर नीडेड। अब वर्क पार्टिसिपेशन रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब लेबर का पार्टिसिपेशन कहाँ पे ज़्यादा, वो उस जगह ज़्यादा होगा जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि मैनुअल काम करने के जो हमारे मैनुअल काम है उसके लिए लेबर की जरूरत होगी, और वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे कम हो वहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर होगा, ठीक है। अब जो प्रिपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है ये भी हमारी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जैसे 25% गोवा में है, 53% मिजोरम में है, ठीक है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में ये यहाँ पे परसेंटेज वर्कर बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल वर्कर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर मतलब ना एग्रीकल्चर सेक्टर में फीमेल वर्कर काफ़ी हाई हैं। बट रिसेंट ईयर में क्या है, अपनी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में फीमेल वर्कर बढ़ रही हैं, ठीक है। Proportion of worker in agriculture sector in India has shown a decline over last few decades and second has arrested increase। अब बोला जा रहा है जो वर्कर पहले प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में वर्कर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। मैंने पूरी कोशिश की जितना समझा सकूं, अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छा। लेकिन अब अगर आप अब समझने के बाद एक बार भी एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, मोस्टली चीज़ें मैंने समझा दी हैं। तो थैंक यू। ये अब स्टार्ट किया है मैंने यूपीएससी, मतलब जो भी लोग ज्योग्राफी से प्लेलिस्ट अपनी पढ़ रहे हैं, तो मैंने चैप्टर 1 किया है, मैं इसके धीरे धीरे सारे चैप्टर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।